मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आप में से अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि हमारे देश में सन 2020 में एक शिक्षा नीति आई है जिसको हम नई शिक्षा नीति कहते हैं। यह शिक्षा नीति क्या है और ये पहले की शिक्षा नीति से किस मामले में भिन्न है और ये देश को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है या सक्षम नहीं है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर अनिल कुमार रॉय। डॉक्टर अनिल कुमार रॉय राइट टू एजुकेशन फोरम के बिहार के कन्वीनर हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस शिक्षा नीति का अध्ययन ही नहीं किया है, उसके बारे में अपने फोरम के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में बहसें भी चलाई हुई हैं। तो अब हम डॉक्टर अनिल रॉय से पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर रॉय, आप जो कुछ भी हमें बताना चाहते हो इस नई शिक्षा नीति के बारे में, कृपया हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। नमस्कार। वर्ष 2020 में 29 जुलाई इसलिए और वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उस समय कोविड की बंदी चल रही थी और पूरा देश सस्पेंडेड मोड में था। कि उसी समय कैबिनेट के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई थी। अभी व्यास जी ने पूछा कि क्या फ़र्क है पिछली शिक्षा नीति जो 1986/92 में आई थी और जिसका आधार कोठारी कमीशन की रिपोर्ट था। इसमें नई शिक्षा नीति में, इस 2020 वाली नई शिक्षा नीति में भी उसका जिक्र किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए दो बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि 1986/92 के अधूरे काम को इस शिक्षा नीति के द्वारा पूरा करने की कोशिश की गई है। इसके बाद उसको आगे नहीं बढ़ाई गई है यह बात कि वह अधूरा काम क्या था। बाद में चल करके अंत में जा करके इस बात का फिर जिक्र किया गया है कि इंटरनेट के प्रभाव आकलन में वह शिक्षा नीति विफल थी, असमर्थ थी। तो इन दो बातों को आधार बना करके पुरानी शिक्षा नीति का और फिर इस शिक्षा नीति का विस्तार किया गया है। एक फर्क जो आप पूरी शिक्षा नीति में देखेंगे, जो आपको अपने खुद से गौर करने की बात होगी, वह यह कि पुरानी शिक्षा नीति में कहा गया था, कोठारी कमीशन वाली शिक्षा नीति में, कि राष्ट्रहित में, इन्वर्टेड कॉमास में है, कि राष्ट्रहित में युवक युवतियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है इस शिक्षा नीति का। इस शिक्षा नीति में भी उससे कुछ इतर बात नहीं कही गई है, बल्कि इसको कह दें कि इसको सांस्कृतिक रूप से भी तैयार करना और औद्योगिक रूप से भी तैयार करना इस शिक्षा नीति का यह एक उद्देश्य इसमें आपको दिखाई पड़ेगा पूरी शिक्षा नीति में। अब थोड़ी सी बात इसका विस्तार से करते हैं कि यह शिक्षा नीति एक लंबी कवायद के बाद इसको लाई गई थी कि 2015 में ही इसका प्रारूप, एक 600 से अधिक पृष्ठों का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया था मंत्रालय की तरफ से, और उस पर एक बहस चलाई गई थी जिस पर उसके वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 2.5 लाख गांवों में, 6,600 ब्लॉक्स में, 600 जिलों में, 36 राज्यों में इस पर बहसें हुई थी। मुझे नहीं पता है कि कहाँ पर यह बहस हुई। हम लोग करीब 17 जिलों में उस विमर्श पत्र को लेकर के घूमे थे, लेकिन एकमात्र जगह पर दरभंगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि हमने इसका जवाब दिया है, इस पर कोई बहस हुई है यह बात उन्होंने भी नहीं कही थी। खैर, इसके 4 भाग हैं, जो स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य केंद्रीय, तीसरा जो पार्ट है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, और चौथा जो भाग है
वह क्रियान्वयन की रणनीति है। और इन 4 भागों में मिलाकर के 27 अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों में अलग-अलग बातों की चर्चा की गई है। सबसे पहली बात कि शिक्षा नीति कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होता है। यह सरकार की इच्छा है कि हम इस तरह काम करना चाहते हैं, उस तरीके को वह सोच करके वह एक लिपिबद्ध करती है। तो इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। लेकिन आप एक बात गौर करेंगे कि यह जो और आरटी के एक लीगल स्टेटस है। तो इस सरकार में अभी आकर के आरटी की उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी कि एनईपी की चर्चा हो रही है। और लगातार मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक और दूसरे लोग भी इसकी चर्चा कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ हर एक जगह, हर एक राज्य में इसको लागू किया जा रहा है। जो मुख्य बातें हैं इसमें, वे मुख्य बात यह है कि इसमें जो पहले नाम था मानव संसाधन विकास विभाग, वह नाम बदल करके फिर से पहले की तरह ही इसको शिक्षा विभाग इसका नाम कर दिया गया है। शिक्षा विभाग अब फिर से शिक्षा विभाग हो गया है, अब मानव संसाधन विकास विभाग नहीं रहा है। दूसरी बात है कि एक स्ट्रक्चर में स्कूल शिक्षा के स्ट्रक्चर में जो पहले 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, उसको बदल करके 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर इसमें कर दिया गया है। 5 का मतलब होता है कि प्री स्कूल, अर्थात जिसको हम लोग आंगनबाड़ी कहते हैं, उसके 3 साल और 1 और 2 क्लास पहला और दूसरा, या तीनों या 5 साल मिलाकर के पहला 5, इसके बाद क्लास तीसरा, चौथा, 5वां मिलाकर के +3, फिर 6ठा, 7वां, 8वां मिलाकर के +3, और फिर 8वां, 9वां और 10वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां मिलाकर के क्लास 4 कि 5+3+3+4 कि 1 क्लास 2 तक 5, 3, 4, 5 तक +3, 6, 7, 8 तक +3 और 9, 8, 11, 12 तक +4। 9, 10, 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 +2 उसको हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट कहते हैं। हाँ, उसको 4 वर्ष का हाँ कि एक साथ। या फ्रेम है, सो या बदला गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें कई जगह की सार्वभौम शिक्षा को 2030 तक प्राप्त करने की बात कही फिर गई। हायर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, जी। विश्वविद्यालय की शिक्षा, जी। वो कितने साल की है? वह हायर एजुकेशन को इसके बाद है, सो +3, माने वह पूर्ववत है। यानी बीए 3 साल है कि 4 साल का हो जी, गया? 4 साल का। और फिर एमए का भी कॉन्सेप्ट है जी कि नहीं? जी जी और सारी चीजों को सेमेस्टर में तोड़ दिया एमए गया। अगर 2 साल का है, जी। इसका मतलब कि हायर एजुकेशन 6 वर्ष का हो जी गया। जी और ये 12 साल का नीचे स्कूल शिक्षा हो गई। जी कुल 18 साल की पढ़ाई जी होगी। जी हम लोग के ज़माने में 16 साल टोटल मानते थे। 10+2+3 तो बाद में आया। हमारे समय जब हमने पढ़ाई की थी, जी 10+2+2+2 था हुआ हाँ करता जी था। इसका मतलब कि 18 साल तक अगर पढ़ेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जी मिलेगी। जी जी प्लस पीएचडी करें, चाहे जो जी, दूसरी जी, चीज़ें करना जी। चाहे करें। आपने जो बात बताई कि आंगनवाड़ी को क्लास 1 और 2 के साथ जोड़ा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या भारत सरकार का उसी से जुड़ा हुआ जो विभाग है, वह चलाता है आंगनवाड़ी, और शिक्षा विभाग चलाता है एजुकेशन को। तो अगर दोनों को मर्ज करना है तो क्या हमारे विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी को ले आना है या आंगनवाड़ी के साथ विद्यालयों को ले आना है? और क्या इसकी फिजिबिलिटी वगैरह है? जो हमारे प्राइमरी स्कूल आज की तारीख में है, उनके पास जो ज़मीन होती है, जो जगह होती है, उसके आलोक में फिजिबिलिटी आप देखते हैं क्या? सैद्धांतिक रूप से इस शिक्षा नीति में यह बात तो स्वीकार की गई है कि आंगनबाड़ियों को स्कूल के साथ जोड़ा जाएगा, और यह स्ट्रक्चर में भी यह शो होता है। लेकिन आंगनबाड़ी का कंसेप्ट और स्कूल का कंसेप्ट अपने देश में कुछ अलग अलग किस्म का है। और दूसरी बात है कि आंगनबाड़ी टोले में अवस्थित होता है, जबकि आरटी के अनुसार स्कूल वह 1 किलोमीटर पर या 3 किलोमीटर पर अवस्थित होते हैं। तो छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को 3 किलोमीटर के स्कूल तक ले जाना एक यह मुश्किल काम है।
मतलब अव्यावहारिक लगता है कि एक मजदूर रोज वहां तक स्कूल तक ले जाएगा और रोज ले आएगा। दूसरी बात कि जिस तरह हमारे स्कूल बने हुए हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो स्पेस है, जब तक उसको डेवलप नहीं किया जाएगा, उस स्पेस को बढ़ाया नहीं जाएगा, तो हमारे यहाँ तो गांवों में अधिकांश स्कूल खड़े हैं जहाँ पर केवल दीवारें हैं, इसके बाद बाहर दूसरे की जमीन है। वह आप स्कूल से निकलिए तो दूसरे उसको बढ़ाया ही नहीं इसका जा मतलब सकता हुआ है। कि सब करने के लिए बड़े पैमाने पे वित्त की आवश्यकता जी पड़ेगी, फाइनेंस की आवश्यकता जी पड़ेगी। इस शिक्षा नीति में फाइनेंस के बारे में क्या कहा गया है? जी, फाइनेंस के बारे में भी इसमें कहा गया है, लेकिन कोई नई बात नहीं कही गई है। यह कोठारी कमीशन से ही 6% जीडीपी की मांग रखी गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई, और आप लगातार देखेंगे तो वह घटती हुई ही चली गई है। इस बार का भी बजट है कि बजट में 2.7% जीडीपी का शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है, आया है, और यह पिछले साल की अपेक्षा 0.1% कम ही है। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार बजटिंग कम होता चला जा रहा है, तो हम उस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर पाएंगे? तो यह एक अहम प्रश्न मैंने हो सवाल इसलिए जाता है। पूछा कि आपने कहा कि इसके चौथा खंड है क्रियान्वयन के बारे में, जी जी जिसको हम प्लान ऑफ एक्शन कहते जी, हैं। उसी में यह बात भी कही गई है, तो 6%। प्लान ऑफ एक्शन में क्या इस बात की चर्चा है कि केंद्र सरकार राज्यों को किस अनुपात में मदद नहीं, देंगे? या इस अनुपात की चर्चा कहीं नहीं है कि इतना परसेंट है तो केंद्र सरकार दे, इतना राज्य दे, इतना या लोकल बॉडी है सो यह करे, इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। देखिए राय साहब, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि हमारे देश में, जिसको आज की तारीख में हम प्राइमरी शिक्षा कहते हैं या एलिमेंट्री शिक्षा कहते हैं, उसको लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, परियोजनाएं चलाई गई थी। बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना चली है, जो शुरुआती दौर में तो भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ के सहयोग से चली। इसके बाद डीपीईपी आया, और वो डीपीईपी में वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया गया। भारत सरकार ने उसकी गारंटी दी थी, और भारत सरकार उस पैसे को लौटाना था, और केंद्र सरकार के माध्यम से वो राशि वर्ल्ड बैंक की आनी थी स्टेट को, और उसके बाद स्टेट को भी अपना कुछ परसेंटेज देना था। अन्य प्रदेशों में भी, जैसे मैं वेस्ट बंगाल में जानता हूँ, DFID की स्कीम चली। इस प्रकार से बाद में सर्व शिक्षा अभियान वगैरह है, इसमें केंद्र सरकार की पहल कदमी थी। तो इन सारे अनुभवों के आधार पे इस शिक्षा नीति में कुछ जोड़ने का प्रयास आपको दिखता है क्या? यह तो एक लंबा अनुभव रहा है, आपका भी रहा है, आपने बहुत दिनों तक बीईपी को देखा है, यहाँ की शिक्षा को संचालित और निर्देशित किया है। तो इसमें निश्चित रूप से शिक्षा में लगातार शुरुआत से ही केंद्र की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, और हाल तक अभी भी केंद्र इसमें अपना अंश देता रहा है, और उसमें डिले होने के कारण या कई कारणों से ये गड़बड़ियाँ आती ही रही हैं। तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्य का जो अंश है वह एक तय होना चाहिए था। अगर यह है तो इतना है तो केंद्र अपना अंश दे, लेकिन संयोग ऐसा है, या छूट गई बात है, या जानबूझ करके नहीं कहा गया है, या नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति में जहाँ क्रियान्वयन की रणनीति है और जहाँ पर वित्तीय प्रबंध का जिक्र किया गया है, वहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं है कि कौन कितना अंश है सो इसमें इन्वेस्ट करेगा, या किसका कितना दायित्व है आर्थिक रूप से। मित्रों, अभी आपने डॉक्टर रॉय को सुना। मैंने सवाल इसलिए उठाया था क्योंकि नीति बनाना तो निश्चित तौर से सरकारों का काम है, और शिक्षा भले ही कंकरेंट लिस्ट में है संविधान के, लेकिन आमतौर से नीति केंद्र के स्तर पर पूरे देश के लिए बनता है। करिकुलम का फ्रेमवर्क भी बनता है, और जो राज्य हैं उनके जो SCRTs हैं अपने हिसाब से वो काम भी करते हैं। लेकिन जैसा कि इस नीति से पता चला, अगर आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, चीज़ों को जोड़ रहे हैं, पहले से जो चली आ रही चीज़ें उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे ज़मीन लेना हो, रिसोर्सेज जुटाने हो, शिक्षकों की बहाली करनी हो, उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी। और राज्यों की स्थिति ऐसा देखा गया है कि जितना वो शिक्षा का बजट रखते हैं उसका बड़ा हिस्सा तनख्वाह में, वेतन में लग जाता है। इसका मतलब जो क्वालिटी एस्पेक्ट है, जो एक्सेसिबिलिटी का एस्पेक्ट है, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसलिए मैंने सवाल किए। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि समय कम है, छोटे से वीडियो में
सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं स्कूल शिक्षा पर इसके बाद इस नीति में क्या कहा गया है राय साहब से बात करूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार करें। अच्छा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, मैं समझता हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।